हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स मैट्रिसेस के बारे में बात किया था। इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने बात किया इन्वर्स मैट्रिसेस पे, उस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो का गोल यही है। बिफोर प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आखिर क्या 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 किया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मैट्रिक्स का डेफिनेशन, inverse matrices का definition. So the inverse matrices give A times A inverse is equal to identity matrix and A inverse times A is equal to identity matrix. इस पर मैंने डिस्कस भी किया था, राइट। और ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर आप A जो है A इन्वर्स, वो A का जो भी ऑपरेशंस होगा उसको अनडू करेगा। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो एक दूसरे के ऑपरेशंस को वो कैंसिल कर रहे हैं, मीन्स ओवरऑल नो इफेक्ट, right? Similarly you can think of this matrices, this multiplication also. Second point क्या है कि A is invertible if and only if it has n pivot. Row exchange are allowed. जब आप एलिमिनेशन कैरी आउट करते हो तो कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन भी आता है कि आपको रो एक्सचेंज करना पड़ता है। अगर रो एक्सचेंज से एलिमिनेशन का फर्दर प्रोसेस फिक्स हो जा रहा है, मतलब आप फर्दर एलिमिनेशन कैरी आउट कर पा रहे हो, तो रो एक्सचेंज करो। देयर इज नो हार्म इन इट बाय डूइंग द रो एक्सचेंज, राइट। आप कर सकते हो रो एक्सचेंज। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है ना कि ए इन्वर्टिबल होगा। कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये n बाई एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर इसके पास n पिवट्स आपको फाइंड कर लिया आपने, तो यू कैन से दैट ए विल बी इन्वर्टिबल, राइट। और n पिवट फाइंड करने का मतलब क्या है कि ये सारे जो कॉलम्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और रोज जो होंगे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो और अगर n बाई एन का मैट्रिक्स अगर आपको लेस देन पिवट आ रहा है, दैट मीन्स कि दैट ए विल नॉट बी अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और ए क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और ए का जो कॉलम्स होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, या ए का रोज जो होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो। अब इस पॉइंट पे भी हम लोगों ने बात किया था कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई सिस्टम का कॉफिशिएंट को आपने इकट्ठा किया, एक साथ रख दिया, और ये एक्स क्या बताएगा कि कैसे कंबाइन करने हैं इनके कॉलम्स को। अगर ये ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एक्स ऐसा है, ये एक्स वेक्टर कोई ऐसा है जिसका कि कॉम्पोनेंट्स नॉन जीरो हैं, ठीक है, तो अगर एक ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है कि इसके कॉलम्स को कंबाइन करने के बाद मुझे जीरो मिल रहा है, एक्स का मुझे एक नॉन जीरो ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिससे कि इस कॉलम्स को कंबाइन करने पे मुझे ये जीरो मिल रहा है, डेट मीन्स कि इन दैट केस जो ए जो होगा मैट्रिक्स वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये क्या बोल रहा है ना कि एक्स एक ऐसा वेक्टर है, नॉन जीरो ऐसा वेक्टर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है जीरो वेक्टर बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो ओवरऑल ये क्या बोल रहा है कि ए के पास जो कॉलम्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है दैट मीन्स कि ए जो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यानी तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्वर्स प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि यू विल नॉट हैव दिस ए इन्वर्स। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी ये चीज़ें और भी आएंगी आगे। और फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो बैकवर्ड ओपन करते हैं। और मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि अगर आप पहले जूता मोजा अगर पहनना है, पहले आप मोजा पहनोगे, ठीक है, फिर जूता डालोगे, ठीक। अब इस ऑपरेशन को मुझे अंडू करना है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आपको जूता खोलना होगा, दैट मीन्स कि आपने बी जो है वो जूता है तो पहले जूता खोलना होगा तब आपको मोजा खोलना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सोचा था। अब अगर 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो यू कैन सबसे पहले इस ऑपरेशन को आप अंडू करोगे, देन दिस बी देन ए, राइट। अगर 4 है तो फिर डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स।
उसका हम लोगों ने देखा था कि गॉस जॉर्डन मेथड, जो कि एक वे है, अगर कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसका सिस्टमेटिक वे है इन्वर्स फाइंड करने का बाय यूजिंग द एलिमिनेशंस। गोल मेन आइडिया क्या रहता है, यही रहता है, ठीक है। आप क्या करते हो, ए टाइम्स ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लेते हो, ए लेते हो, इधर ऑग्यूमेंट करते हो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इस ए को आप आई में कन्वर्ट करते हो। तो ये ए आई में कन्वर्ट कब होगा, जब इधर इस पर कोई ना कोई ए इन्वर्स लगेगा। और ए इन्वर्स को हम लोगों ने देखा था कि ये प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमिनेशंस मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एलिमिनेशन करते जाते एट द एंड मुझे इधर आई मिल जाता है और इधर ए इन्वर्स मिल जाता है, ठीक है। तो यही था मेन आइडिया गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का, और मैंने इस पर एक एग्जांपल भी लिया था, अभी और भी एग्जांपल करेंगे। अभी एक आता है कि डायरेक्ट फार्मूला 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इस पर क्या करते हो, तो सिंपली गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन अप्लाई करो, तो यू विल गेट दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको पता रहता है, आपको ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देना है, और ये ए बी सी डी है, तो इन दोनों को एक्सचेंज करना है, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, ये वाला डायगोनल पोजीशन पे, और इन दोनों का साइन चेंज, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे बी है, यहाँ सी है, तो इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे डी ला दो, यहाँ पे ए ला दो, यहाँ पे, और जो है इसको डिवाइड कर दो मैट्रिक्स को इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। सिंपली गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन लगाओ, ये चीज़ आपको मिल जाएगा इस मैट्रिक्स में। तो मैंने ये भी कर दिया है, जैसे कि ये देखो मैट्रिक्स है, इधर आई है, ठीक, रो ऑपरेशन अप्लाई किया, और एट द एंड यू विल गेट दिस, सो ए इनवर्स आई, ठीक। इस सारे चीज़ को आप कॉमन लेकर के बाहर लिख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो, यू नो हाउ टू इसको कैसे देखना है, और ये ऑपरेशन कैसे मैंने परफॉर्म किया है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों पे अच्छे से बात किया है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। सो दिस क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिंपली फार्मूला का यूज करके डायरेक्टली 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल देना है, ये फार्मूला का यूज करके। तो मुझे पता है, जैसे कि अगर मैं ए का निकालूँ तो ए इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो मैं जो मेन डायगोनल है उनके पोजीशंस को स्विच कर देते हैं, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, और जो ऑफ डायगोनल है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद से फिर इनका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो 0 - 12 इज -12। तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, 0 1/4 1/3 माइनस होगा, और यहाँ पे 0। तो दिस इज द ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। सिमिलरली बी का निकालना है आपको, बी इनवर्स, तो क्या करोगे आप, ऑफ डायगोनल जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उनको एक्सचेंज कर दो, उनके पोजीशंस को एक्सचेंज कर दो, सो दैट 2 2, और जो ऑफ डायगोनल में है उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो 0 - 4, और एट द एंड 4 - 0 डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, सो 4। सो ओवरऑल आपका ये बी इनवर्स होगा वो 1/2 0 -1 एंड 1/2। इसी तरह से अगर सी का फाइंड करना है, सी इनवर्स जो ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उनको उनके पोजीशंस को रिप्लेस कर दो, एक्सचेंज कर दो एक दूसरे से, और जो ऑफ डायगोनल है उनमें माइनस से मल्टीप्लाई, और एट द एंड डिटर्मिनेंट से डिवाइड, सो 21 - 20 इज 1, सो this is what you will get the inverse of this matrix C. Okay, now let's look at this question number 2. तो एक तो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने किया था परमुटेशन मैट्रिक्स पे, बट स्टिल आपको ये परमुटेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। और परमुटेशन मैट्रिसेस को अगर एज ए एक्शन के फॉर्म में देखो तो वो जनरली करते क्या है परमुटेशन मैट्रिसेस,
वो रो को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जो परमुटेशन मैट्रिसेस होते हैं वो रो एक्सचेंज करता है। अगर जैसे कि ये अगर मैट्रिक्स P है ना, अगर ये किसी A पे एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, थर्ड रो A का जो थर्ड रो होगा उसको फर्स्ट रो पे लेके आ जाएगा, सेकेंड रो को एज इट इज़ रखेगा और फर्स्ट रो को थर्ड रो पे लेके आ जाएगा। इस परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में देखें तो ये अगर किसी मैट्रिक्स A पे एक्ट करेगा तो ये A का जो सेकेंड रो होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आएगा, ये A का जो थर्ड रो होगा उसको सेकेंड पोजीशन पे लेके आएगा, A का जो फर्स्ट रो होगा उसको वो थर्ड पोजीशन पे लेके आएगा। तो दिस इज़ हाउ वी हैव सीन अबाउट दिस परमुटेशन मैट्रिक्स। ये कैसे मैट्रिक्स P जो है एक्ट करता है ऑन सम अदर मैट्रिक्स, और कैसे इस रो एक्सचेंज को हम लोग, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो यूजिंग दिस परमुटेशन मैट्रिसेस। अब क्या बोल रहा है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करना है, ट्रायल और एरर मेथड यूज करना है। तो जनरली हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एलिमिनेशन मैट्रिसेस होते हैं और जो परमुटेशन मैट्रिसेस होते हैं, इनका जो इन्वर्स फाइंड करना है ना, इजी होता है। आप ऑब्जर्वेशन से ही फाइंड कर सकते हो दिस काइंड ऑफ जो मैट्रिक्स इस काइंड के, उनका आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से ही। तो अब देखो सीधी सी बात है, अब मुझे अगर ये P मैट्रिक्स ये अगर A पे एक्ट करेगा, और हम लोगों ने देखा है कि मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिसेस, उसको हम लोगों ने देखा था अगर एज ए एक्शन के रूप में देखें तो ये क्या करता है, कोई भी एक्शन को अंडू करता है। अगर P कोई एक्शन ले रहा है तो P इन्वर्स जो है वो P के एक्शन को अंडू करेगा, ठीक है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A 3/3 का, मान लो कि इसका कंपोनेंट ABC DEF GHI है। अब अगर ये फर्स्ट P ले, हम इसको आप A दे दो, ये P, तो फर्स्ट P ले, अगर P जो है अगर A पे एक्ट करेगा तो P क्या है, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 A B C D E F G H I। तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी कर जा सकते हो, ठीक है, और बाय एक्शन भी देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स इनके रोज़ पे कैसे एक्ट करेगा। तो ये सिंपली क्या करेगा, आप रोज़ को देख के बता सकते हो। ये क्या कर रहा है, थर्ड रो को फर्स्ट रो पे लेके आ रहा है, सो थर्ड रो को फर्स्ट रो पे लेके आ रहा है, मतलब ये रो 1 जो है रो थर्ड में जा रहा है, रो 2 में ही रह रहा है, और जो रो 1 है वो, हाँ तो ऑलरेडी ये चीज़ हो ही गया ना फर्स्ट में, तो रो थर्ड जो है वो रो 1 पे आ गया, रो 2 एज इट इज़ रह रहा है, और रो 3 पे कौन आ रहा है, रो फर्स्ट आ रहा है। अब क्या आप मुझे कोई एक ऐसा मैट्रिक्स दे सकते हो जो इस ऑपरेशन को अंडू कर दे और बैक टू ये मैट्रिक्स मुझे दे दे। तो अगर मुझे बैक टू ये ओरिजिनल मैट्रिक्स चाहिए तो इसमें देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, ये रो तो यहाँ है वहीं रहेगा, फिर से मुझे अगर ये एक्सचेंज हम कर दे, फिर से बैक टू दिस मैट्रिक्स वी विल गेट दिस मैट्रिक्स, राइट। मतलब कि सेम परमुटेशन मैट्रिक्स विल वर्क, राइट। तो इस P का इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, सेम यही मैट्रिक्स होगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप करके देखो। क्या करो कि अब ये मैट्रिक्स मिल गया ना, अब मुझे अंडू करना है ऑपरेशंस का। ये जो मैट्रिक्स किया इसके ऑपरेशन को मुझे अंडू करने के बाद मुझे ये मिलना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेम मैट्रिक्स जो है, सेम परमुटेशन मैट्रिक्स विल एक्ट ऑन दिस एंड विल प्रोड्यूस दिस ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो आप करके देखो। सो नाउ
ये अब इस पे एक्ट करेगा GHIDEFABC, राइट। सिंपली क्या करेगा, रो थर्ड को रो फर्स्ट पे लेके आएगा और रो फर्स्ट को रो थर्ड पे लेके आएगा और रो टू सेम जगह पे रहेगा। सो दैट विल प्रोड्यूस ABC, DEF एंड GHI। तो क्या बोल सकते हैं इस केस में, इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये P जो है वो P इनवर्स के बराबर है, ठीक है। और नाउ अब ये B देखते हैं हम, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम मैट्रिक्स A लेते हैं, सेम मैट्रिक्स, आप यही सोचो कि यही मैट्रिक्स है आपका A। अब इस P को अप्लाई करते हैं, तो P को अप्लाई करो A पे, तो P टाइम्स A विल बी 0 1 0 0 0 1 1 0 0। P टाइम्स A इज ABCDEF GHI। तो ये मैट्रिक्स इसके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ तो इसके रोज पे एक्ट करेगा। क्या कर रहा है, सेकेंड रो को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ रहा है, थर्ड रो को सेकेंड पोजीशन पे लेके आ रहा है ये यहाँ, और फर्स्ट रो को थर्ड पोजीशन पे लेके आ रहा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड रो जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे मुझे थर्ड रो मिल जाएगा और थर्ड पोजीशन पे मुझे फर्स्ट रो मिल जाएगा, ठीक है। अब नाउ मुझे इस ऑपरेशन को अंडू करना है, मतलब जो P जो ऑपरेशन किया है ना, उस ऑपरेशन को अंडू करना है मुझे। अंडू करना है डैट मीन्स कि मुझे इस पर कोई एक मैट्रिक्स P इनवर्स अप्लाई करना है, जो अप्लाई होने के बाद ओरिजिनल मुझे ये मैट्रिक्स मिलना चाहिए। और ये मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, जब ये थर्ड रो जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए और ये फर्स्ट रो जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आ जाए और जो सेकेंड रो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाए। तो कौन सा ऐसा P इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो इस रो मतलब इस P को अंडू करने वाला ऑपरेशन कौन सा होगा। सबसे पहली बात तो मुझे थर्ड रो जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, तो थर्ड रो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, आ गया। उसके बाद से ये फर्स्ट रो जो है वो मुझे सेकेंड पोजीशन पे चाहिए, फर्स्ट रो जो है वो मुझे सेकेंड पोजीशन पे चाहिए, और जो मुझे सेकेंड रो जो है वो थर्ड पोजीशन पे चाहिए, तो सेकेंड रो मुझे थर्ड पोजीशन पे चाहिए। तो ये जो P इनवर्स है, अब इस मैट्रिक्स DEF GHI एंड ABC इस पे एक्ट करेगा, तो वो मुझे क्या देगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ABC यहाँ आ जाएगा और DEF एंड GHI ओरिजिनल मैट्रिक्स मुझे A मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में देखो आप, ये P ओरिजिनली आपका ये है, बट P इनवर्स आपका ये निकला। चेंजेस क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि तो ये डिफरेंट है, राइट, P से ये डिफरेंट है P इनवर्स। तो बेसिकली आप इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है ना, कि आप जो परमुटेशन मैट्रिक्स होते हैं ना, उनका इनवर्स P ट्रांसपोज होता है ऑलवेज, राइट। सो अगर परमुटेशन मैट्रिसेस का जो ट्रांसपोज होता है, अगर परमुटेशन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो, तो दैट विल गिव यू द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन मैट्रिक्स ऑलवेज। ये ऑलवेज ट्रू है फॉर एवरी परमुटेशन मैट्रिक्स, राइट। और भी परमुटेशन मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे कि परमुटेशन मैट्रिक्स होता क्या है, वो सेकेंड टॉपिक के लास्ट सब टॉपिक है उसमें आएगा, ठीक है। अब देखो, तो इस केस में क्या हो रहा था कि इस केस में अगर आप P ट्रांसपोज फाइंड करोगे ना, तो क्या होगा, P ट्रांसपोज सेम P ट्रांसपोज जो वो P के बराबर ही आएगा, और इस केस में P इनवर्स भी सेम है, ठीक है। क्योंकि आप फाइंड करो इसका P ट्रांसपोज क्या, कॉलम्स को आप रो में बदल दोगे, रोज सेकेंड कॉलम को रो में और थर्ड कॉलम को रो में, तो देखो आपको सेम मैट्रिक्स मिल रहा है ना,
तो इस केस में क्या हुआ था, ये P इज इक्वल टू P इनवर्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जो P परमुटेशन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, ये यहाँ से टेक अवे पॉइंट है कि इनवर्स ऑफ परमुटेशन मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ permutation matrices are transpose of permutation matrix। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि P इनवर्स इज इक्वल टू P ट्रांसपोज ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, अब किसी भी, अभी तक हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिया परमुटेशन मैट्रिक्स का। अब इस केस में देखो, ये जो P इनवर्स निकल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये P इनवर्स जो होगा वो इक्वल होगा P ट्रांसपोज का। तो अब P ट्रांसपोज फाइंड करो, यहाँ से रो कॉलम को रो में चेंज कर दो, हर एक कॉलम को। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अभी आगे आएगा, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, बट इतना तो बेसिक फंडामेंटल चीज़ आपको पता होगा कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0। यही देखो, यही आपको P इनवर्स मिल रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से ये था, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या देखना था, ये देखना था कि जो इन्वर्स है उसको एज ए एक्शन के रूप में देखना था, एज ए अंडू ऑपरेशन के रूप में, जो इन्वर्स मैट्रिसेस है। दैट इज़ द वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था कि परमुटेशन मैट्रिसेस के इन्वर्स को हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, बाय लुकिंग हाउ मैट्रिसेस कैन एक्ट ऑन सम अदर मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोग उसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या देखें कि हम लोग की जो परमुटेशन मैट्रिसेस होते हैं उनका जो इन्वर्स होता है वो P ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, और बाकी बात रहा जहाँ ट्रांसपोज क्या होता है, परमुटेशन मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आगे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व फॉर फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम ऑफ A इनवर्स। ओके, अगर इसको हम A कंसीडर करें, ये मेरा वेक्टर x है, Ax इज इक्वल टू B, इसके लिए मुझे सॉल्व करना है। एंड ये A और ये A दोनों सेम है, और इसको मान लेते हैं इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, और ये कोई B1 है, ये B2 है। तो ये दोनों A सेम है। ठीक है, अब मुझे डिफरेंट B के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर ये मेरा मैट्रिक्स A है और इसमें मैं A इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, तो दिस विल बिकम आइडेंटिटी टाइम्स दिस वेक्टर विल गिव मी अगेन XY, और मुझे A इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो एट द एंड आई विल हैव द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सो A इनवर्स क्या होगा, बाय डायरेक्ट फार्मूला से फाइंड करते हैं। जो मेन डायगोनल है उनको स्विच कर देना है, सो 10 50, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उनमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, और डिटर्मिनेंट ले लेना है। सो 500 माइनस 400 इज़ 100, तो 1 डिवाइडेड बाई 100, सो दैट इज़ 1। सो A इनवर्स फाइंड हो गया। अब A इनवर्स को मैं अगर इस पे ये मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, सो सबसे पहली बात तो ये A इनवर्स, अगर ये इस मैट्रिक्स को मैं A कंसीडर करता हूँ, तो A इनवर्स A और XY इज इक्वल टू A इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई होगा। और ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी मैं लेफ़्ट साइड ही मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, और ये मेरा वेक्टर 1 0। ठीक, अब ये तो मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे XY जो सॉल्यूशन मुझे चाहिए था वो मिल जाएगा। A इनवर्स कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 100, 10 माइनस 20 माइनस 20 एंड 50 1 0। अब आप इस प्रोडक्ट को कैसे देखोगे, मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर।
ठीक है, तो 1 टाइम्स ऑफ दिस कॉलम लेना है और 0 टाइम्स ऑफ दिस कॉलम लेना है। तो ये तो ख़त्म हो गया। तो ओवरऑल मुझे क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/100 फर्स्ट कॉलम ही बचेगा। तो ओवरऑल 1/100 एंड -2/5, सॉरी -1/5। तो ये था सॉल्यूशन XY इस केस में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करूँ, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टी जेड मुझे मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो टी जेड जो होगा वो कितना होगा, देखो 0 टाइम्स ऑफ दिस कॉलम, तो ये तो ख़त्म हो गया, एंड 1 टाइम्स ऑफ दिस कॉलम। सो ओवरऑल आपके पास कितना होगा 1/100 टाइम्स द सेकेंड कॉलम। और जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/100 स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर, सो दैट विल बी 1/5 एंड 1/2, राइट। तो क्या ये, अब एक चीज़ देखो यहाँ से, जो गॉस जॉर्डन का जो मेन आइडिया है आप उसको देख सकते हो। इस चीज़ पे पहले गौर करो आप। सबसे पहली बात तो कितना नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ दिया हुआ है, 2। एक तो AX इज इक्वल टू B1 और आप मान लो ये AX2 इज इक्वल टू B2। सो नंबर ऑफ सिस्टम इक्वेशंस कितने दिए हुए हैं, 1 और 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इस A मैट्रिक्स को, तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में क्या है कि इस A मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पुट किया 20, 20 एंड 50, ठीक है। वर्टिकल लाइन दिए और जो दोनों B1 B2 है दोनों को मैंने पुट किया 1 0 0 1। सो अगर आप रियलाइज करो तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है ना। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अगर मैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन अब मैं अप्लाई करूं, तो एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद अगर ये मैट्रिक्स मेरा A है और ये I है, तो यहाँ एलिमिनेशन अप्लाई, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद एम क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। और डायरेक्टली ये विजिबल नहीं है तो हम क्या कर सोचते हैं कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, क्योंकि अगर मैंने A इन्वर्स A कर दिया तो आइडेंटिटी तो मिलने ही वाला इधर, ठीक है। और ये A इन्वर्स हमने देखा था कि ये A इन्वर्स क्या है, ये A इन्वर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमिनेशन मैट्रिक्स। सो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे एलिमिनेशन अप्लाई करना है इस पर, ठीक है, इस पूरे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स पे। तो एट द एंड एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि मुझे यहाँ पे A इन्वर्स मिल जाएगा और यहाँ जो है, सॉरी यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा इस साइड, क्योंकि A इन्वर्स ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मिल जाएगा, और इस साइड मुझे A इन्वर्स I ये A इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन क्या है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन कुछ नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि n नंबर ऑफ सिस्टम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, एक साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या था, 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैंने एक ऑग्यूमेंटेड फॉर्म में पुट किया, एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई द एलिमिनेशन, राइट। तो आप यहाँ एलिमिनेशन अप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपको यहाँ A इन्वर्स मिलेगा। तो A इन्वर्स होगा कितना, A इन्वर्स हो जाएगा आपका, यही है ना, A इन्वर्स आपने यही फाइंड किया। तो एलिमिनेशन अप्लाई करो, आप देखो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/10 एंड 1/5 और ये -1/5 और ये 1/2, ठीक है। और इधर क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी। सो 1 0 0 1, राइट। अब एक चीज़ देखो आप कि इस A इन्वर्स का जो फर्स्ट कॉलम है, इस A इन्वर्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, वो सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। सो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट
सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और जो सेकेंड कॉलम है इज द सॉल्यूशन ऑफ ए इनवर्स का जो सेकेंड कॉलम है वो सॉल्यूशन है किसका, ये वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। ठीक है, ये फर्स्ट वाला का ये है येलो वाला और सेकेंड वाला का वो। तो यही मुझे क्वेश्चन में पढ़ो फिर से क्वेश्चन की सॉल्व फॉर फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड कॉलम ऑफ ए इनवर्स। सो ए इनवर्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो सॉल्यूशन है दिस, एंड ए इनवर्स का जो सेकेंड कॉलम है वो सॉल्यूशन फॉर दिस। आप इसको देख कैसे देख कर सकते हो, हम लोग क्या करते थे बेसिकली ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्या करते थे अगर मुझे इसको सॉल्व करना रहता तो हम लोगों ने सिस्टमेटिक वे क्या देखा था इस टाइप को सॉल्व करने के लिए। ए मैट्रिक्स को पुट करते थे, इसको बी के साथ आर्ग्यूमेंट करते थे, यहाँ पे बी रहता था, यहाँ ए मैट्रिक्स कंप्लीट रहता था, एलिमिनेशन अप्लाई करते थे, फिर बैक सब्सटीट्यूशन करते थे, राइट। अब मेरे पास एक बी नहीं है, मेरे पास दो ठो बी है, तो दोनों बी को मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको भूल जाओ, मान लो कि ये था ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इसको देखो। ठीक, अब यहाँ से अगर आप बैक सब्सटीट्यूशन अप्लाई करोगे तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको y मिल जाएगा और फिर यहाँ से आपको x मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको भूल जाओ आप कि ये है ही नहीं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स A हो गया आपका। अब यहाँ से फिर आप बैक सब्सटीट्यूशन अप्लाई करो तो यहाँ से t मिल जाएगा, यहाँ से z मिल जाएगा और यहाँ से t मिल जाएगा। ठीक है, तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन को आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि b अगर इस फॉर्म में आइडेंटिटी के फॉर्म बी का, तो ओवरऑल पॉइंट है क्या है कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से आप n नंबर ऑफ सिस्टम्स है, अगर n नंबर ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यही था मेन आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट this matrix is not invertible by trying to solve A times A inverse is equals to I for column 1 of A inverse। तो सबसे पहली बात तो देखो, अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, अगर आप इसको नॉर्मल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर आप ये देखो कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो 3 टाइम्स है दिस वन, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, सो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो दैट मीन्स कि दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, तो सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आप इसको कैसे देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन और इन सब के फॉर्म में। तो देखो सिंपली आप इस तरह से देखो 1 2 3 6, राइट। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आर्ग्यूमेंट करने का। मैं क्या करूँगा कि इस साइड में एलिमिनेशन अप्लाई करूँगा, मतलब पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में इसको एज ए पिवट पिक करेंगे और इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट ऑपरेशन वी विल अप्लाई, रो 2 में 3 टाइम्स रो 1 एंड दिस विल गो इनटू रो 2, राइट। तो अगर आप ये एलिमिनेशन अप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो में मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट रो एज इट इज़ यहाँ 0 हो जाएगा बिकॉज 3 टाइम्स -3 और 6 यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपको 0 -0, देखो R2 कितना है 0 -3 टाइम्स 1 दैट विल गो इनटू R2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3। अब आप एक चीज़ देखो, अब यहाँ से अब आप अगर बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहोगे, सबसे पहली बात तो ये ऑब्जर्व करो कि आपको कितना नंबर ऑफ पिवट्स मिल रहा है, एक। अब क्या आप दूसरा पिवट फाइंड कर सकते हो फर्दर, नहीं कर सकते हो क्योंकि उस पिवट पोजीशन पे 0 है, और आप कोई भी रो एक्सचेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके आगे कोई रो ही नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिमिनेशन फेल्ड, एलिमिनेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, जनरली मुझे कितना यहाँ पे अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता तो इस यहाँ पे मुझे पिवट मिलता, 2 पिवट मिलते एग्जैक्टली। ठीक है, बट आप देखोगे नंबर ऑफ पिवट्स कितने हैं, 1 है, एक तो ये हो गया।
देखने का तरीका कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरा वे क्या है कि अब आप इसको यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन करने का ट्राई करो, ठीक है। तो अगर आप नाउ इस इक्वेशन को अगर आप मैट्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 1, 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y इज इक्वल टू -3। अब आप ये देखो, ये चीज़ क्या ट्रू है, ये चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं है, 0 इज इक्वल टू -3। सो यहाँ से ये करने का मतलब है ना कि ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि जो मेरा लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि अब तीसरा क्या है कि कोई भी वैल्यू आप एक्स वाई का ले लो या कोई भी वैल्यू एक्स का ले लो, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। आप कोई भी वैल्यू ले लो वाई का, ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि ये इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या होगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप एकदम फर्स्ट जो शुरू के लेक्चर थे 2-3 उस पे आप जाओ, वहाँ पे आप देखा होगा कि अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसको लिख दूँ इस तरह से 1 + x + 2 + y इज इक्वल टू 1 एंड 3x + 6y इज इक्वल टू 0, तो ये अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है दैट मीन्स कि ax इज इक्वल टू b। अब आपको क्या दिया, b गिवन है 1 0 और मुझे फाइंड क्या करना है, ये x। सो और मैंने ये बात किया था कि अगर मुझे b से x की ओर जाना है तो कुछ केसेस ऐसे आएंगे कि मैं b से x की ओर नहीं जा पाऊँगा, और ये एक वन ऑफ द केसेस है। और एक कैसा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में, इस केस में क्या है कि ये b गिवन है, अब मुझे x चाहिए, तो कोई ऐसा x पॉसिबल ही नहीं है जो कि इनके कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर के ये प्रोड्यूस करेगा इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, नो सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें अब यहाँ से कनेक्ट करो कि ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक तो ये हो गया। और एक पॉइंट और मुझे आप बोलने दो कि अगर आप इस मैट्रिक्स के रोज़ या कॉलम्स को देखो, पहले तो रोज़ देखो 1 2, तो अगर रोज़ को 3 टाइम्स कर देंगे तो क्या मुझे मिलेगा, सेकेंड रो मिल जाएगा। डैट मीन्स कि ये सेकेंड रो जो है वो लीनियरली डिपेंडिंग ऑन दिस फर्स्ट रो, मतलब कि ये रोज वेक्टर जो है, रो वेक्टर, वो दोनों रो वेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि, अब एक और पॉइंट क्या है कि ये कॉलम वाइज देखो, तो ये कॉलम को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट दिस कॉलम C2, मतलब कि कॉलम्स भी इसका जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पूरा स्टोरी है ए इन्वर्स का, और अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब, ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, विल नॉट बी इन्वर्टिबल। और इसका कहने का मतलब क्या है कि आप यू इस चीज़ का कहने का मतलब है कि यू कैन नॉट फाइंड x गिवन b, और ये x b क्या है, ये x हो गया, और b ये हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि a का जो मैट्रिक्स a का जो, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैट्रिक्स a विल हैव linearly
डिपेंडेंट कॉलम और रोज। ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, एलिमिनेशन जो है वो परमानेंटली ब्रेक डाउन कर जाएगा। अगर आप एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हो, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एलिमिनेशन विल ब्रेक डाउन परमानेंटली। और क्या पॉइंट्स है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ए को हम लोग बोलेंगे ए विल बी कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। और क्या पॉइंट हो सकता है, हाँ, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दो केसेस बनेंगे लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इफ ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट then system of linear equation will have no solution or infinite many solution के केसेस में क्या होगा कि बहुत सारा ऐसा एक्स वाई होगा जो कि ये बी दे रहा होगा। अब अगर ये बी गिवन है तो एग्जैक्टली कौन सा एक्स वाई होगा जो कि ये बी दे रहा है वो हम नहीं बोल सकते हैं। मे बी ये वाला एक्स वाई दे रहा है या वो वाला एक्स वाई दे रहा है, तो एग्जैक्टली आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कौन सा एग्जैक्टली दे रहा है। तो वही इनफाइनाइट मैनी केस के सॉल्यूशन में भी आप नहीं बोल सकते हो कि जो है बी से एक्स की ओर कैसे जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और ये जो सारा केस है इसको ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसको मैं एक जगह लिखता हूँ। तो ये सारा जो है व्हेन ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो धीरे धीरे सारा कनेक्शन बन जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। जैसे जैसे हम लोग एज इस कोर्स में फर्दर जाएंगे ना, सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि ये सारे पॉइंट्स तो कनेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, अभी हम लोग बहुत मतलब इस चीज़ को जब हम लोग ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे तो उसमें और डिटेल में बात करेंगे। और जब हम लोग ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के लिए सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत बार रिअकर होंगी। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यू, एंड वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, विथ यू स्क्वायर इज इक्वल टू आई। मतलब कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर इस मैट्रिक्स पे अगर आप फिर से यू अप्लाई करोगे तो वो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। और आप इस तरह से सोच सकते हो कि ये जो इसका इन्वर्स जो होगा वो इटसेल्फ सेम मैट्रिक्स होगा। ऐसा कोई मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं दैट शुड बी अपर ट्रायंगुलर एंड उसका इन्वर्स इटसेल्फ इन्वर्स होना चाहिए और वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम ले लेते हैं तो ये तो अपर ट्रायंगुलर भी है, राइट, अपर ट्रायंगुलर है ना। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इटसेल्फ तो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट आई डोंट हैव टू टेक दिस डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या एक ऐसा मैट्रिक्स हम, तो यू विल बी सम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो 2x2 का ही लेते हैं। तो यहाँ पे तो 0 होगा, ये तो 100% श्योर है, अपर ट्रायंगुलर है तो वहाँ पे 0 होना ही होना है। नाउ व्हाट वी कैन डू, तो ओवरऑल पॉइंट ये है कि ये मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सो आई शुड हैव दिस
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो अगर 2x2 है तो देखो, इसको आप इस तरह से सोचो, ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, राइट, क्योंकि इस ट्रायंगल के बाहर में जितने भी एलिमेंट्स है 0 है। ये फर्स्ट रो क्या करेगा, अगर ये मैट्रिक्स इटसेल्फ खुद पे एक्ट करेगा, अगर ये खुद पे एक्ट करेगा तो इसमें रो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा, रो 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेगा और दोनों को जोड़ देगा। तो रो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1a मिलेगा, ठीक है, और रो 1 में क्या जाएगा, रो 1 में जाएगा रो 1 प्लस रो 2। सो यहाँ पे तो 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और आप सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी जा सकते हो, कोई वैसा कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस -1 टाइम्स a, यहाँ a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे a भी होगा, ठीक है। तो ये 0 कट के 0 हो जाएगा। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो कि आप इस पे ये खुद पे एक्ट करेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। मतलब ये अगर u है तो इसका इन्वर्स जो होगा वो इटसेल्फ u ही होगा। सो इस केस में u इज इक्वल टू u इन्वर्स। अब आप ये सोच रहे हो कि ये मैंने फाइंड कैसे किया, दैट वुड बी क्वेश्चन, राइट। सो ऑब्जर्वेशन से उतना हेडेक नहीं लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैंने आंसर देख करके फाइंड किया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट ए में क्या बोल रहा है इसका कि इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए सी, प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी। ईजी है, क्या कर सकते हैं। ए में बोल रहा है क्या कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर इसको मुझे प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और किस पोजीशन पे ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो दोनों को लेफ़्ट साइड कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड ही करेंगे, ठीक। तो प्रूव हो गया। ए इन्वर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी टाइम्स बी, आइडेंटिटी कुछ नहीं कर पाता है, कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, तो यहाँ से मुझे पता चल गया बी इज इक्वल टू सी। पार्ट ए प्रूव्ड। इन पार्ट बी, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स आर 1, फाइंड 2 डिफरेंट मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो ए मैट्रिक्स गिवन है, सो 2 सच ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है सच ए वे दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग थोड़ा देखें कि ये क्या करता है। अगर ये मैट्रिक्स इसके लेफ़्ट साइड में बैठा हुआ तो ये क्या करेगा, देखो 1 1 है ना, और ये इसके लेफ़्ट साइड में बैठा हुआ तो इसके रोज पे एक्ट करेगा, बी के रोज पे एक्ट करेगा। क्या करेगा, रो बी का जो रो 1 होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, बी का जो रो 2 होगा उसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जोड़ देगा। ओवरऑल क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट रो होगा, लेट सपोज करो ये एक्स वाई है, ये जे के है, ठीक है। तो अच्छा, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जे वाई प्लस के, और सेकेंड रो क्या होगा, सेकेंड रो भी ये 1 1 है तो सेकेंड रो भी 1 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स प्लस जे वाई प्लस के, ठीक है। अब मुझे ये
तो ओवरऑल क्या कर रहा है ना, ये रोज़ को जोड़ रहा है। अगर आप रोज़ वाइज देखो तो, और लेफ्ट साइड बैठा हुआ है, तो मुझे वैस ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है सच ए वे दैट दिस कंडीशन शुड गेट सेटिस्फाइड। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा? देखो, अगर मैं जीरो किसी तरह से प्रोड्यूस कर दूँ दोनों के, जब ये एक्ट कर रहा है, जब ए बी पे एक्ट कर रहा है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं बी को अगर इस तरह से चूज करूँ, अगर मैं बी को सच ए वे कि ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, और ये माइनस एक्स है, ये वाई माइनस वाई है, ठीक है। अब अगर इस पर ए एक्ट करेगा तो ए का बिहेवियर मुझे पता है। ए का बिहेवियर क्या है कि ए जो है वो A1111 ए क्या कर रहा है, और एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिंपली इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और रो 1 में दोनों को जोड़ करके जो भी आएगा वो लिख देगा। और सिमिलरली रो 2 के साथ भी वही एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो मुझे जुट करके जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ठीक है। मतलब कि ये एक्स वाई कुछ भी वैल्यू हो, अगर इस फॉर्मेट में मैट्रिक्स मुझे मिल रहा है, तो ये इस पे जो एक्ट करेगा तो एट द एंड जीरो ही प्रोड्यूस करने वाला है। तो आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो इस फॉर्म में। अब दो क्या, हम इनफाइनाइट मैट्रिक्स वैसा फाइंड कर सकते हैं। तो आप ले सकते हो एक मैट्रिक्स मे बी विथ 1 1 -1 -1, एक तो मैट्रिक्स ये हो गया, और कोई भी ले लो 2 2 -2 2 3, इस तरह से लो 2 3 -2 एंड -3। तो दो सच ए मैट्रिक्स मिल गया। इसको आप कंसीडर कर लो कुछ भी, इसको आप बी ले लो, बी इज इक्वल टू दिस और सी इज इक्वल टू दिस। अब आप क्या करो कि ए टाइम्स बी करो, ए टाइम्स बी यू विल गेट द जीरो मैट्रिक्स, और ए टाइम्स सी करो यू विल ऑल्सो गेट द जीरो मैट्रिक्स। सो ओवरऑल यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स था इसका बिहेवियर के बारे में जाना था। तो ये क्या करता है, सिंपली देखो ये 1 1 है ना, तो रो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है, और रो 2 में भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ से पता चल रहा है, और कोई भी माइनस साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये दोनों जुट करके मुझे फर्स्ट रो दे देगा। सिमिलरली रो 2 कैसे मिलेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करके मुझे सेकेंड रो मिल जाएगा। तो इसके बिहेवियर के बारे में पता चल गया। तो इस फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स होगा ना, ठीक है, सारा जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि एट द एंड आपको क्या मिला, ए टाइम्स बी, ए टाइम्स एनी मैट्रिक्स दैट इज इन दिस फॉर्म विल गिव यू अ जीरो मैट्रिक्स। अब इस फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स होगा सारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जीरो प्रोड्यूस करेगा। तो ये दो सच में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सो ये जो सिचुएशन है ना, पहले भी एराइज हो चुका है जब हम लोग पहले लेक्चर्स कर रहे थे, मतलब लेक्चर नंबर तो याद नहीं, बट ऐसा सिचुएशन हुआ है सॉल्व, जब हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आया है। उसमें ये क्वेश्चन भी है कि रो 1 और रो 2 को ऐड करने पे मुझे रो 3 मिल रहा है। तो फिर हम लोगों ने एलिमिनेशन से प्रोसीड किया था, और एट द एंड मुझे जो रो मिल रहा था थर्ड रो, वो जीरो, सारा रो जीरो था, ठीक है। वो तो बट ओवरऑल पॉइंट ये है ना कि देखो, आप बहुत ऐसा चीज़ होगा जो कि पीछे से रिलेट करेगा, मतलब कि पीछे अगर आपको समझ में नहीं आया ना, यहाँ पे वो चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन फर्स्ट टाइम इनकाउंटर नहीं हो रहा है, सेम चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया है ड्यूरिंग, आई डोंट रिकॉल, मे बी ड्यूरिंग एलिमिनेशन टाइम, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ ए हैज़ रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल टू रो 3, इस चीज़ को आप कैसे डिकोड कर सकते हो? अगर ए के पास 3 रो है और थर्ड रो जो है वो सम ऑफ 2 रोज है, तो ए के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ए के रोज़ के बारे में क्या बोल सकते हो? सबसे पहला पॉइंट तो ये बोलोगे कि ए का जो रो वेक्टर है, रो वेक्टर, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि जो तीसरा रो है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट रो और सेकेंड रो पे, मतलब कि तीसरा रो जो वो सम ऑफ फर्स्ट रो और सेकेंड रो है, तो इसका जो रो वेक्टर्स होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग देखे थे कि अगर ये डिपेंडेंट है मैट्रिक्स, तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अगर डिपेंडेंट है मैट्रिक्स, अगर ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो मेरे पास
3 पिवट हमको मिलने वाला है, नहीं मिलेगा तो 3 से कम पिवट मिलेगा। 3 से कम पिवट मिलेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, रोज डिपेंडेंट है, ए को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सो दैट ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। तो कैसे शो कर सकते हैं हम? एक वे है कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, शो कर दो कि पिवट जो है आपको नंबर ऑफ पिवट्स जो है वो n से, मतलब इस केस में 3 से पिवट कम मिलेगा। तो कोई भी आप एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ही लेंगे क्योंकि इन्वर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रो 1 इस तरह से नहीं लेते, कोई भी एक ले लेते हैं जिसमें कि मे बी विद एग्जाम्पल। सो 1 2 3 4 2 4 1 2 और 4 2 3 4 2 1 इस तरह से लेते हैं। और जो थर्ड रो होगा वो क्या होगा? सम ऑफ दी फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो, राइट। अब इस पे एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। सिंपली एलिमिनेशन अप्लाई कर, एलिमिनेशन स्टेप्स लिखना होगा, नहीं लिखते हैं तो वो बहुत बार अब हम लोगों ने तो रो 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे मुझे 0 करना है तो यहाँ पे तो 0 आएगा। मैंने क्या किया है, रो 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसको रो 2 से घटा रहे हैं। तो 4 दूना 8, 2 माइनस 8, यहाँ पे मुझे -6 मिलेगा। 4 तिया 12, 1 माइनस 12 मुझे यहाँ पे -11 मिलेगा। यहाँ पे तो 0 मिलेगा ही। क्या किया है मैंने, रो 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया है और उसको रो 3 से घटा रहे हैं। तो 10 माइनस 4 माइनस 10 इज़ -6 एंड 15 यानी कि 4 माइनस 15 इज़ -11। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, रो 2 में रो 1 और रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट एलिमिनेशन स्टेप जो मिलेगा, सो व्हाट वी आर डूइंग इज हियर अप्लाइंग सम एलिमिनेशन। तो आप देखो कि क्या हुआ इस केस में। यहाँ पे सारा आपको अब जो एलिमिनेशन अप्लाई करोगे सारा 0 मिलेगा। तो नंबर ऑफ़ पिवट्स कितने मिले आपको? नंबर ऑफ़ पिवट्स 1 2। क्या इस रो 3 में आप पिवट मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं। कोई भी पॉसिबिलिटी है कि रो एक्सचेंज कर दे? इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो रो एक्सचेंज कहाँ से करेंगे? तो 0 को पिवट ले नहीं सकते हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ़ पिवट्स कितने आ गए? 2 पिवट्स। और ये मैट्रिक्स कितना का था? 3/3 का। अगर मेरे पास फुल सेट ऑफ पिवट्स नहीं है, सो फुल सेट ऑफ पिवट्स, देयर इज़ नो फुल सेट ऑफ पिवट्स, सो वी कैन से दैट ए जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है। ये था। डायरेक्टली क्या बोल सकते, तो आप ये भी बोल सकते थे कि रोज जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सो रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इन्वर्टिबल नहीं होगा, ये भी बोल सकते तो आप। अब इस क्वेश्चन का पार्ट ए में आओ। एक्सप्लेन वाई ए एक्स। अब कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और मैट्रिक्स का ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, ए का क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ए टाइम्स एक्स, ये क्या बता रहा है, ये एक कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0 0 1। ठीक, अब ये देखो, ये वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस पर डिस्कस किया था। अगर रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर का पहचान कैसे होता है, नोटेशन क्या है, तो फिर से मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि अगर स्क्वायर ब्रेसेस में रहता विदाउट एनी कोमा इस तरह से, तो ये मेरा रो वेक्टर होता, रो वेक्टर, और बोल सकते थे कि ये कंप्लीट कोई एक रो होता। और कॉलम्स में क्या होता है, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, ये मेरा कॉलम वेक्टर हो गया। और इसको हम लोग लिखते हैं किस तरह से, हॉरिजेंटल वे में भी लिख सकते हैं विद द कोमा बट विद द स्मॉल ब्रेसेस। ठीक है, ये भी क्या है, कॉलम वेक्टर है, और कोई भी मैट्रिक्स का कॉलम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू ये चीज़ है। ठीक है, ये क्या पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस ए के बारे में क्या दिया हुआ है कि इसका जो रो
3 है वो सम ऑफ रो 2 एंड रो 1 एंड रो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है ना कि सबसे पहली बात कि अगर जब आप इस पे एलिमिनेशन फर्दर अप्लाई करोगे, जैसे ही फर्दर अप्लाई करोगे एलिमिनेशन, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये एक्स तो रहेगा ही, इज इक्वल टू कोई सी, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सी में। ठीक है, और जब एलिमिनेशन हम अप्लाई करेंगे तो ऑगमेंटेड फॉर्म में अप्लाई करते हैं ना, मतलब कि एक साइड अप्लाई नहीं करते हम लोग, दोनों साइड अप्लाई करते हैं। यहाँ ए भी रहता है और ये बी भी रहेगा, दैट मीन्स कि ये बी वाला, इसको बी नाम दे दो। तो ओवरऑल फर्स्ट टाइम एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टाइम जब हमने एलिमिनेशन अप्लाई किया, फिर सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल आपके पास देखो यहाँ पे जो अगर इसे एग्जाम्पल को ले हम, फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो सिर्फ बी साइड देख रहे हैं, ए साइड तो ऑलरेडी एलिमिनेशन हमने अप्लाई कर दिया है ना, तो यहाँ पे देखो ये एट द एंड मुझे ये मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, और नाउ अगर बी में भी एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे तो पहला में क्या होगा कि मैंने फर्स्ट रो में 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो बी का फर्स्ट रो में 4 से मल्टीप्लाई करके उसको मैं सेकेंड रो से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ओवरऑल तो यहाँ मुझे 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, और मुझे नहीं फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड रो में यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, और थर्ड रो में चेंजेस होगा। ठीक है, सो जब मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँगा यहाँ पे 0 करने की कोशिश करूँगा, तो थर्ड रो में चेंजेज आएगा। और थर्ड रो में किस तरह का चेंजेज ला रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में एंड उसको हम थर्ड रो के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या रह जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, पहला। अब उसके बाद से फिर क्या कर रहे थे हम, इसको 0 किए, इसको 0 करने के लिए हमने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो फर्दर एलिमिनेशन अप्लाई होगा, तो इधर बी साइड भी एलिमिनेशन अप्लाई होगा, अगर ए में हो रहा है तो बी में भी होगा। फर्स्ट रो के साथ कोई छेड़खानी नहीं, सेकेंड रो के साथ कोई छेड़खानी नहीं, थर्ड रो में मैंने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 - 0, हाँ, तो 1 - 0 यहाँ पे 1 ही होगा। अब आप एक चीज़ देखो, जब ओवरऑल जब एलिमिनेट हो करके ये मुझे सी मिल गया यहाँ पे, और ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है ना, देखो 1 2 3 0 -6 -11 0 0 0, ठीक है, टाइम्स ऑगमेंटेड विथ 0 0 1। ठीक है, अब जब आप बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ से, तो ये वाला जो कॉलम है वो कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y प्लस 0 टाइम्स z, मतलब पूरा फुल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि 0 = 1 हो जाए। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, तो इस केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सो यही मुझे एक्सप्लेन करना था कि एक्सप्लेन वाई ax = दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि तो ये एक्सप्लेन हो गया ना कि क्यों सॉल्यूशन नहीं है इसके कारण। और अगर आप डायरेक्टली इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस तरह से देखो कि अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड मतलब ए में फर्स्ट रो और सेकेंड रो को जोड़ूं और उसमें थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे लेफ़्ट हैंड साइड में 0 मिलेगा। सिमिलर चीज़ मैं राइट हैंड साइड में भी करता हूं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को जोड़ देता हूं और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूं थर्ड रो, तो मुझे क्या मिल रहा है, -1। तो ओवरऑल देखो क्या हो रहा है,
कि इधर आपको 0 मिल रहा है, इधर -1 मिल रहा है। सो ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट दें। ओके, नाउ इसके पार्ट बी में क्या पूछा है कि विच राइट साइड, मतलब कि हम कौन सा बी चूज करें, B1 B2 B3 माइट एलो ए सॉल्यूशन टू AX इज इक्वल टू B। मतलब कि कौन सा पार्ट हम B चूज करें सच ए वे, B वेक्टर को हम इस तरह से ले कि जो है ये सॉल्यूशन एलो कर दे, इसका कोई सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब अच्छा, इस चीज़ को है ना अभी हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे कब, जब हम लोग AX इज इक्वल्स टू B को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है। उस टाइम बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बट इस चीज़ में अगर ये चीज़ पूछा गया है ना कि अगर कौन सा B ऐसा चूज करे, क्योंकि इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा अगर वैसा B एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, तो B कैसा हम चूज करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है वैसा ही मुझे B को भी करना होगा, मतलब कि B भी उसी स्पेस में होगा, तभी मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये B3 जो होगा, अगर सम ऑफ B1 प्लस B2 होगा, मतलब कि अगर B3 कंपोनेंट को, जो कि थर्ड रो है, B क्या है मेरा, इस तरह से B1 B2 B3, ये थर्ड रो है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देख रहे हैं हम कि हम जो थर्ड रो है वो सम ऑफ दीज टू है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस B3 को अगर हम B1 प्लस B2 के बराबर पिक करते हैं तो इस केस में AX इज इक्वल टू B विल हैव द सॉल्यूशन, राइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। B इज इन द रो स्पेस ऑफ, अच्छा ये सब बातें हम लोग करेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे AX इज इक्वल टू B को डेडिकेटेड वे में, तो इसमें और भी हम लोग चीज़ें बातें करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि B को हम लोग इस तरह से अगर चूज करें B के कंपोनेंट्स को, देन वी विल हैव द सॉल्यूशन। पार्ट सी में क्या है, इन एलिमिनेशन व्हाट हैपेंस टू इक्वेशन थर्ड। तो अगर हम लोग एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखो एक थर्ड इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट द एंड थर्ड इक्वेशन ना रिप्रेजेंट करेगा। तो थर्ड इक्वेशन इक्वल्स टू, तो 0 इज इक्वल्स टू समथिंग हो रहा है, तो जो थर्ड रो है वो क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन एलिमिनेशन व्हाट हैपेंस टू द थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड रो क्या हो जाएगा, वो 0, और मेरे पास कोई तीसरा पिवट नहीं होगा, देयर विल बी नो थर्ड पिवट, देयर विल बी नो थर्ड पिवट। ये क्वेश्चन 8 क्या है ना, अब सेम क्वेश्चन को हम लोग कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक रो 3 है जो कि लीनियर डिपेंड कर रहा है ऑन दिस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 पे। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि मैट्रिक्स A है और क्या बोल रहा है कि जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 जो है, एक C1 है, ये C2 है, जो कॉलम 3 है वो क्या है, C1 प्लस C2 है। तो अब मैं इसके कॉलम्स के बारे में क्या बोल सकता हूँ, ये थर्ड कॉलम के बारे में क्या बोल सकता हूँ, या ओवरऑल इस कॉलम मैट्रिक्स A के कॉलम्स के बारे में क्या बोल सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका जो कॉलम्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो थर्ड कॉलम है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द C1 एंड C2, और इस तरह से बोल सकते हैं कि जो थर्ड कॉलम है इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2। सो अगर कॉलम्स भी डिपेंडेंट है तो आई एम गारंटी दैट इस मैट्रिक्स का A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कॉलम्स या रो डिपेंडेंट होते हैं तो उस केस में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप इसमें एलिमिनेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास जो है, अगर ये 3/3 का है तो आपको जो है फुल पिवट नहीं मिलेंगे, फुल सेट ऑफ पिवट्स नहीं मिलेंगे। 3 पिवट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, 3 से कम मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स A जो गिवन कंडीशन है विद, तो क्या इस मैट्रिक्स का कंडीशन है कॉलम्स में कि कॉलम 3 जो है वो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 है। सो
दैट ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 1 मे बी 2, और थर्ड कॉलम जो है वो सम है फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का। सो 5 3 5। सो दिस इज मैट्रिक्स ए। अब अगर सबसे पहली बात तो कॉलम्स अगर डिपेंडेंट है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरह से भी दे सकते हो आप। अगर इसमें मैं एलिमिनेशन कैरी आउट करते हैं, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, तो सबसे पहला एलिमिनेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे 1 4 5, यहाँ पे 0, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 1 - 8 इज़ -7, 3 - 10 इज़ -7, 0, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 1 को, और रो थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 12 2 - 12 इज़, ये गलती की है क्या, 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, हाँ ठीक है, 12 माइनस 12 2 - 12 -10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 5 - 15 -10। ये हो गया। अब मुझे इसको जीरो करना है इस पोजीशन पे, तो कुछ ज़्यादा नॉर्मल मुझे सिंपल मैट्रिक्स लेना चाहिए था, बट ठीक है। 1 4 5 0 -7 -7, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। क्या कर रहे हैं हम, और यहाँ पे भी तो 0 ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ ये दोनों तो सेम ही है ना, यहाँ पे और इसका ये भी, हाँ यहाँ पे भी 0 ही होगा, और 0 होना ही चाहिए था। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मैंने अप्लाई किया है यहाँ, एलिमिनेशन, ये भी एलिमिनेशन। अब सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ़ पिवट्स देखो आप, 1 2 ही पिवट्स मिलेंगे, थर्ड पिवट्स मिलने का कोई चांस ही नहीं है। सो आप बोल सकते हो कि ए जो है नॉट इन्वर्टिबल है। यहाँ से भी कमेंट कर सकते हो कि कॉलम्स डिपेंडेंट है तो ए इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि फाइंड नॉन जीरो सॉल्यूशन, और मुझे ये फाइंड करना है नॉन जीरो एक्स सच ए वे टू, अच्छा कौन सा ऐसा वेक्टर एक्स है जो कि कौन सा ऐसा एक्स है जो कि, देखो सबसे पहली बात तो इस तरह से देखो आप, ये एक्स किधर बैठा हुआ है, ये एक्स इसके राइट साइड में बैठा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक्स इनके कॉलम्स पे एक्ट करेगा। ये तो बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं हम लोग कि एक्स टेल्स यू दैट हाउ टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, और कौन बताता है कितना लेना है, एक्स बताता है। तो ऐसा कौन सा एक्स है जो नॉन जीरो होना चाहिए, अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे कॉलम्स ऑफ ए का, दैट शुड गिव यू 0। अगर आप देखो, अगर आप x को 0 ले लेते हो तो दैट इज़ गोइंग टू ऑब्वियसली 0 मिलने वाला ही है, बट मुझे वो नहीं देखना, इस सॉल्यूशन पे नहीं ध्यान देना है। पूछा क्या गया है, नॉन जीरो सॉल्यूशन x। अब देखो मुझे ये जो x है, वो क्या बताता है। अगर इसको मैं इस तरह से लिखूँ, ए मैट्रिक्स है, चलो ए मैट्रिक्स को भी लिखते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, बट अगर आप उस चीज़ को भूल रहे हो तो और अच्छा है, कनेक्शन भी बनेगा, x1 x2 x3। ये क्या बोल रहा है, ये एक्ट करेगा किस पे, कॉलम्स पे एक्ट करेगा, जितने भी कॉलम्स है। x1 क्या बोलता है, यहाँ पे ये x1 क्या बोला है कि कॉलम 1 का x1 टाइम्स लो, x2 क्या बोलता है कॉलम 2 का x2 टाइम्स लो, x3 क्या बोलता है कॉलम 3 का x3 टाइम्स लो, और सबको ऐड कर दो। ओवरऑल ये क्या बोलता है कि हाउ टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। सो
अब मुझे ये बात पता है, कॉलम ए का जो कॉलम था इसके बारे में एक चीज़ मुझे क्या पता है कि ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये क्या है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 है। और ये क्या बताता है कि कॉलम 1 का कितना पार्ट लेना है, ये क्या बताता है कि कॉलम 2 का कितना पार्ट लेना है, ये क्या बताता है कि कॉलम 3 का कितना पार्ट लेना है। अब मुझे इस x को फाइंड करना है जो नॉन जीरो होना चाहिए एंड इट शुड गिव जीरो, मतलब व्हाट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए विल प्रोड्यूस दिस वेक्टर जीरो वेक्टर। ये क्या है, जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ आप। सबसे पहली बात तो x1 टाइम्स कॉलम 1 1 2 3 प्लस x2 टाइम्स कॉलम 2 दैट इज़ 4 1 2 प्लस x3 टाइम्स कॉलम 3। तो x1 x2 x3 किस तरह से चूज करें कि मुझे यहाँ जीरो मिले, जीरो वेक्टर मिले। सिंपल सी बात है, इस चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके इससे घटाऊँ तो ये जीरो मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कॉलम 1 गया, कॉलम 2 गया, ओवरऑल मुझे क्या मिला, जीरो मिला। तो x1 x2 x3 कैसे चूज करोगे, x1 को आप चूज कर सकते हो कितना, 1, तो 1 टाइम्स ऑफ दिस कॉलम लेंगे तो यही कॉलम बचेगा। x2 को कितना ले सकते हो, 1 ले लो, ठीक है, तो फिर भी मुझे यही कॉलम बचेगा, ठीक। अब x3 को आप किस तरह से चूज करो, -1 ले लो, तो हो गया। मैं अब ये दोनों कॉलम ऐड हो जाएगा और ये उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सो अब ये x जो है सॉल्यूशन जो नॉन जीरो है ये है, तो b का आंसर कितना हो गया, फाइंड नॉन जीरो सॉल्यूशन x 2x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यही x हो गया मेरा b का सॉल्यूशन, ए पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या यही एक ऐसा होगा कॉम्बिनेशन जो मुझे x देगा, नहीं, और भी बहुत सारा इनफाइनाइट मेनी कॉम्बिनेशन होगा जो मुझे यहाँ पे जीरो दे देगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कॉलम्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, और लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिस जीरो वेक्टर आई विल हैव नॉन जीरो वेक्टर x that will take the linear combination of these columns of this matrix A and this produce this vector 0. Okay, now let's look at this part B. Elimination keeps column 1 plus column 2 is equal to column 3. देखो फर्स्ट पार्ट में एलिमिनेशन मैंने अप्लाई किया, ठीक है। फर्स्ट में अगर आप इस दोनों कॉलम को जोड़ो तो ये मिलेगा, इस दोनों को जोड़ो तो ये मिलेगा, इस दोनों को जोड़ो तो ये मिलेगा ना। एलिमिनेशन अप्लाई किया, अब एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद कॉलम पे इफेक्ट देखो आप, क्या ये चीज़ कैरी आउट हो रहा है, इन दोनों को जोड़ो तो क्या ये मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ो तो क्या ये मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ो तो क्या ये मिल रहा है, ऑब्वियसली मिल रहा है। फिर से मैंने फर्दर एलिमिनेशन अप्लाई किया, अब फिर से चेक करते हैं इस चीज़ को, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये भी मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये भी मिल रहा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन कीप्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3। हमेशा एलिमिनेशन जो है इस चीज़ को चेंज नहीं कर रहा है। अच्छा इस केस में देखो तो रो वाले में क्या चेंज हो रहा था, तो रो 1 प्लस रो 2 को अगर ऐड करोगे तो 4 1 5, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 3 1 4। मैंने एलिमिनेशन अप्लाई किया, देखते हैं क्या ये चीज़ रिजर्व रह रहा है कि नहीं रह रहा है। 1 प्लस 0 इज़ 0, 2 माइनस 6 इज़ -6, रिजर्व नहीं रह रहा है। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये चीज़ आने वाला है ax इज इक्वल टू बी में, हम लोग बात करेंगे रो स्पेस कॉलम स्पेस के बारे में, ठीक है। और आप देखो कि एलिमिनेशन अप्लाई करने से रो स्पेस चेंज होगा, कॉलम स्पेस चेंज नहीं होगा। अच्छा उस चीज़ के बारे में हम लोग अभी जो मैंने बोला स्टेटमेंट, ठीक है, आपको ये सिर्फ ध्यान में रखो कि आप देखो ये क्वेश्चन देने का कुछ ना कुछ मकसद है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि आप इस चीज़ में प्रिजर्व नहीं रह रहा है, ये चीज़ नहीं रह रहा है ना, आप इसको ऐड करो नहीं मिलेगा,
इसको ऐड करो नहीं मिलेगा। बट कॉलम में आप कॉलम वाइज देख रहे हो तो ये चीज़ आपको प्रिजर्व रह रहा है, ये बात ध्यान में रखना। हम लोग इस पे आगे अभी डिस्कस करेंगे कब, जब हम लोग एक्स इज इक्वल टू बी पे हम लोग डिटेल वे में चर्चा करेंगे तब। और एक्सप्लेन वाई देयर इज़ नो थर्ड पिवट। तो ऑब्वियसली बात है कि थर्ड पिवट इसलिए नहीं है क्योंकि कॉलम्स जो है वो डिपेंडेंट है, और हम लोगों ने एलिमिनेशन भी अप्लाई करके देखा तो मेरे पास थर्ड पिवट नहीं आ रहा है। ठीक है, थर्ड पिवट का कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो ये एक्सप्लेन करता है, ये एलिमिनेशन स्टेप्स ही एक्सप्लेन कर रहा है कि वाई देयर इज नो थर्ड पिवट। देयर एक वे से ये हो गया, और एक दूसरा वे से क्या बोल सकते हो आप कि कॉलम्स जो है वो डिपेंडेंट है, तो जो है ये मुझे थर्ड पिवट नहीं मिल रहा है। Okay, now let's look at this question number 6. Suppose A is invertible and you exchange its first two row to reach B. मतलब आपने क्या किया, आपके पास कोई A मैट्रिक्स है और ये बोला जा रहा है कि A जो है इन्वर्टिबल है, मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपने क्या किया कि कोई एक A का जो रो फर्स्ट टू रो को, मतलब रो 1 को रो 2 में भेज दिया और रो 2 को आपने रो 1 में भेज दिया। ओवरऑल इस चीज़ को देखा जाए तो मैट्रिक्स एक्शन में आपने एक परमुटेशन मैट्रिक्स अप्लाई किया जो कि लेफ्ट साइड बैठेगा ए का। और ये परमुटेशन मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रो 2 आ रहा है ना, तो 0 1 0, रो 2 रो 1 पे आ रहा है, और रो 1 रो 2 पे जा रहा है, सो 1 0 0, एंड रो 3 एज इट इज़ है, सो 0 0 1। सो दिस परमुटेशन मैट्रिक्स will act on this A, and what it will do, it will bring the row 2 to first position and row 1 to second position of this matrix A। और जो ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, टू रीच B, इसको हम दे दिए नाम B। नाउ क्वेश्चन इज द न्यू मैट्रिक्स B इज इन्वर्टिबल? इज दिस B इन्वर्टिबल? याद करो, हम लोगों ने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग कोई भी रो ऑपरेशन करते हैं किसी मैट्रिक्स पे, तो उनका इन्वर्टिबिलिटी और उनका सिंगुलैरिटी जो है वो प्रिजर्व करता है, मतलब कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है तो कोई भी रो ऑपरेशन करने पे इस मैट्रिक्स से जो भी मैट्रिक्स मुझे मिलेगा वो भी इन्वर्टिबल होगा अगर ए इन्वर्टिबल है। तो अगर ए सिंगुलर होता, रो ऑपरेशन करो तो आपको जो भी मैट्रिक्स मिलता वो भी सिंगुलर ही मिलता। तो ये मैंने, देखो ये प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ पढ़ के दिखाते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट दिस वन, कहीं लिखे थे हम लोग कि जो एलिमिनेशन इफ जो है वो जो रो ऑपरेशन करने पे इन्वर्टिबिलिटी और सिंगुलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गॉस एलिमिनेशन आ गया। अच्छा हाँ, यहाँ ये चीज़ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो रो जो भी रो ऑपरेशंस प्रिजर्व्स इन्वर्टिबिलिटी और सिंगुलैरिटी, मतलब अगर ये इन्वर्टिबल है तो रो ऑपरेशन करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलेगा, या इसको आप इस तरह से जो कोई भी एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो वो मुझे क्या मिलेगा, इन्वर्टिबल ही मैट्रिक्स होगा। अगर ये सिंगुलर रहता तो मुझे सिंगुलर ही मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो so is this B invertible? Yes, so this B invertible will be invertible, B will be invertible. How would you find, now the next question, how would you find B inverse from A inverse? So it is given that
ये परमुटेशन मैट्रिक्स आप अप्लाई कर रहे हो एंड दिस इज इक्वल टू बी। अब मुझे बी इन्वर्स फाइंड करना है ना फ्रॉम ए इन्वर्स, तो कुछ करेंगे हम लोग। क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ये बी वी इन्वर्टिबल है और ए वी इन्वर्टिबल है, मतलब ए इन्वर्स बी इन्वर्स दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले इस ए को हटाते हैं इन टर्म्स ऑफ बी इन्वर्स और ए इन्वर्स में इस इक्वेशन को लेके आते हैं। तो ये ए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट राइट हैंड साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों साइड ये चीज़ कर देते हैं। सो ए इन्वर्स, और ये पोजीशन बहुत मैटर रखता है कि आप राइट हैंड साइड में कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में ही रखो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो बी टाइम्स पी इज बी इन्वर्स और बी इन्वर्स बी ए इन्वर्स। तो ये चीज़ तो आइडेंटिटी हो जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बी इन्वर्स पी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, राइट। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स पी इन्वर्स, राइट। पी इन्वर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिल जाएगा। सो यू कैन फाइंड दिस बी इन्वर्स फ्रॉम ए इन्वर्स। अब देखो ये पी इन्वर्स क्या होगा, ये परमुटेशन मैट्रिक्स है ना पी इन्वर्स, तो पी इन्वर्स कितना हो जाएगा, पी इन्वर्स पी ट्रांसपोज के ही बराबर होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि परमुटेशन मैट्रिसेस जो होता है उसका इन्वर्स जो होता है उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। और अगर आप सिंपल इसका इन्वर्स देखोगे तो इसका इन्वर्स जो होगा यही पी ही होगा, ठीक है। और हम लोगों ने देखा इसको भी यहाँ पर, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स पी। सो ओवरऑल क्या आया मेरा, बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स पी। अब इस चीज़ को मैं ट्रांसलेट करूँ इन वर्ड्स, इस चीज़ को मैं अगर मैं इन वर्ड्स ट्रांसलेट करूँ तो इसको कैसे कर सकते हैं। ये पी जो है, पी किधर बैठा हुआ है, पी इसके ए इन्वर्स के राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है। तो ये ए के कॉलम्स पे एक्ट करेगा या ये बोलो कि कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेगा, ठीक है। तो कॉलम्स, ये पी जो है कॉलम्स ऑफ ए इन्वर्स पे एक्ट करेगा और ये पी क्या करेगा, पी यही चीज़ है ना। तो रो 1 देखो, कॉलम 1 कॉलम 2 पे ध्यान दो और कॉलम 3 पे ध्यान दो। तो कॉलम 3 सेम एज आइडेंटिटी की तरह है, तो कॉलम 3 को कुछ नहीं करेगा, ए इन्वर्स के कॉलम 3 को कुछ नहीं करेगा। कॉलम 2 को देखो, कॉलम 2 में क्या करेगा, यहाँ पे कॉलम 1 को लेकर के आएगा, किसका, ए इन्वर्स का कॉलम 1 को लेकर आएगा। कॉलम 1 को देखो, ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉलम 2 को लेके आएगा, किसका, कॉलम 2 को, ए इन्वर्स का। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन जो है इसमें क्या होगा, अगर मुझे बी इन्वर्स फाइंड करना है तो वो क्या करेगा, ए इन्वर्स के कॉलम 2 और कॉलम 1 को एक्सचेंज कर देगा। सो दैट विल गिव मी द बी इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग ए इन्वर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इन्वर्स इन एनी लीगल वे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का मोटो क्या है कि आपको मैट्रिसेस फाइंड करना है, इन्वर्स मैट्रिसेस विद द ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन क्यों, क्योंकि देखो मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे 0 0 0 है, ये सारा जो डायगोनल पे है वही एक नॉन जीरो है। तो आप इस मैट्रिक्स का अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो आप ऑब्जर्वेशन के साथ फाइंड कर सकते हो। मेन मोटो क्या है ना कि देखो आप गॉस एलिमिनेशन से तो फाइंड कर ही सकते हो मैट्रिक्स का, ठीक। बट द मोटो ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू सी द मैट्रिसेस एज इन्वर्स मैट्रिसेस एज डूइंग द अनडू ऑपरेशंस, राइट। सो और बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल नॉर्मल गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन फॉलो करेंगे। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी साइज स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर इन्वर्स मैट्रिसेस, राइट। अब देखो इस मैट्रिक्स ए को अगर आप देखो तो ये मैट्रिक्स अगर ए कोई सी मैट्रिक्स पे एक्ट करेगा, तो ए कोई है और मान लो कि सी के पास ये R1 है, रो 1 है, रो 2 है
एंड रो 3 है। और क्यों मैं रो लिख रहा हूँ, कॉलम क्यों नहीं, क्योंकि ए जो है लेफ़्ट साइड में बैठा हुआ है तो सी के रोज़ पे एक्ट करेगा। अब देखो ए को, आप देखो ए का फर्स्ट रो को देखो, ये क्या मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रो सी का जो रो 4 है उसको रो 1 पे लेके आओ, और सबसे पहले तो रो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इस रो 4 को रो 1 पे लेके आओ, ठीक। तो ओवरऑल क्या मुझे ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे जो मिलेगा 2 टाइम्स R4 मिलेगा, ठीक है। इसका सेकेंड रो क्या बोल रहा है मुझे, ए का सेकेंड रो जब एक्ट करेगा दिस मैट्रिक्स पे, तो रो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करो सी का, और उसको मुझे रो 2 पे लेकर के आओ, पोजीशन 2 पे लेके आओ। सो 3 से मल्टीप्लाई करो रो 3 में और उसको पोजीशन 2 पे लेके आओ। सिमिलरली 4 से मल्टीप्लाई करो रो 2 में और उसको थर्ड पोजीशन पे लेके आओ। और सिमिलरली रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो और लास्ट पोजीशन पे लेके आओ। अब देखो, अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना, दैट मीन्स कि अब मुझे एक ऐसा कोई मैट्रिक्स फाइंड करना है जो इस मैट्रिक्स पे एक्ट करेगा और मुझे ये प्रोड्यूस करे, ठीक है। सो लेट मी कॉल दैट मैट्रिक्स ए इन्वर्स। सो वी हैव टू फाइंड दिस ए इन्वर्स, और जब ये ए इन्वर्स इस मैट्रिक्स ए पे एक्ट करेगा, इस मैट्रिक्स के कॉलम्स रोज पे एक्ट करेगा, तो आई शुड गेट दिस बैक ए दिस सी मैट्रिक्स। तो अब ये सी मैट्रिक्स मुझे कैसे मिलेगा, किस तरह से मैं ये ए इन्वर्स को चूज करूँ। सबसे पहली बात देखो, अगर अब मुझे ये मैट्रिक्स बैक लाना है ना, तो सबसे पहले मुझे रो 1 को, जो कि यहाँ पे है, रो 1 को मुझे कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, इस पोजीशन पे। और देखो रो 1 में क्या मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो डिवाइड मुझे करना होगा। तो ये एक ए इन्वर्स, देखो ए इन्वर्स अब मैं फाइंड करता हूँ। सो ए इन्वर्स क्या करना चाहिए, ये किस तरह से एक्ट करेगा, ये इस पे एक्ट करेगा, इनके रोज पे एक्ट करेगा। और सबसे पहली बात, मुझे रो 4 को जो है इस मैट्रिक्स का रो 4 है ना, इस मैट्रिक्स का रो 4, क्योंकि फोर्थ रो पोजीशन पे को मुझे रो 1 पे लेके आना है। तो अगर इस मैट्रिक्स के मुझे रो 4 को रो 1 पोजीशन पे लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 0 0 0 1 और ये रो 4 आ जाएगा रो 1 पे, और सिर्फ लाना ही नहीं है, उसमें 5 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। उसके बाद से फिर अगर मुझे यहाँ पे रो 2 चाहिए, तो रो 2 इसमें कहाँ पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, मतलब कि जो थर्ड पोजीशन पे उसको मुझे सेकंड पोजीशन पे लेके आना है, और 4 से डिवाइड करते हुए। तो जो थर्ड पोजीशन पे है उसे मुझे सेकंड पोजीशन पे लेते आना है विद द डिवीजन ऑफ 4। सिमिलरली मुझे जो यहाँ पे थर्ड पोजीशन चाहिए, यहाँ पे इस थर्ड रो को यहाँ पे लेके आना है, तो जो सेकंड पोजीशन पे है उसे मुझे थर्ड पे लेके आना है विद द डिवीज़न ऑफ 3। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रो 4 को मुझे यहाँ लेके आना है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रो 1 को लेकर के आऊँगा बट विद द डिवीज़न ऑफ 2 एट द रो 4th। दिस इज़ व्हाट द ए इनवर्स इज, राइट। तो बेसिकली मेन मोटो यही था कि आप ए ऑपरेशन, ए इनवर्स मैट्रिक्स को देखो एज डूइंग द अनडू ऑपरेशंस, और ए इनवर्स को देखो एज ए एक्शन, ठीक है। नाउ ये बी जो दिया हुआ है ना, ये बेसिकली बेस्ड ऑन दिस ब्लॉक मैट्रिक्स। तो ब्लॉक मैट्रिक्स अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, राइट। सो एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे उस पर, बट इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन का मोटो क्या है कि ब्लॉक मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ना कि अगर आप इसमें ब्लॉक सक्सेसफुली फाइंड कर लो, तो सबसे पहले तो ब्लॉक में इसको डिवीजन कर लो। तो हर एक ब्लॉक जो होगा वो 2/2 का है, ठीक है, हर एक ब्लॉक 2/2 का है। और अगर मुझे इसका बी इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो इंडिविजुअल ब्लॉक का आप इन्वर्स फाइंड कर दो, तो वही टोटल बी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी इन्वर्स कितना हो जाएगा,
आप इंडिविजुअल ब्लॉक, अब 2x2 का मुझे इंडिविजुअली पता है कैसे फाइंड करते हैं, 2x2 का पता है मुझे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। और ब्लॉक मैट्रिसेस के बारे में जो हम क्वेश्चन करेंगे ना तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई एकदम छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ओवरऑल पॉइंट क्या है कि आप बड़े से मैट्रिक्स को एज ए ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है कि अगर इन ब्लॉक मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो आप इंडिविजुअल ब्रेक करो एज ए ब्लॉक्स में बड़े से मैट्रिक्स को, और हर एक ब्लॉक का इंडिविजुअल इन्वर्स फाइंड कर दो तो वही टोटल इन्वर्स होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 हो गया, और -2 4, डिटर्मिनेंट इसका कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और 0 वाला 0 ही रहेगा, ठीक। इसका भी आप इंडिविजुअल इन्वर्स फाइंड कर दो। सो 6 6 -5 एंड -7, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा इसका भी, 36 - 35, हाँ। तो यही बी का बी इन्वर्स ये हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी इज नॉट इन्वर्टिबल। ओके, सो अगर ए बी इन्वर्टिबल है और उसका सम जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लेते कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम ए इज इक्वल्स टू -b ले लें या b इज इक्वल्स टू -a, तो इनका सम क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, राइट। और 0 मैट्रिक्स क्या होता है, वो नॉट इन्वर्टिबल होता है। देखो, अगर a इन्वर्टिबल है और मैं क्या बोल रहा हूँ कि सॉरी, अगर b इन्वर्टिबल है, ऐसा मैंने उल्टा लिया, कोई बात नहीं, b इन्वर्टिबल है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि b इज इक्वल्स टू -b है तो a भी इन्वर्टिबल होगा। अब इन दोनों का सम जो है वो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, और 0 मैट्रिक्स क्या होता है, ये वो नॉट इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ए और बी मैट्रिक्स इन जनरल अगर इन्वर्टिबल है तो क्या उनका सम ऑलवेज इन्वर्टिबल होगा। सो यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल एंड यू कैन शो दैट नो, इट इज़ नॉट द केस। तो ये ए हो गया। बी में क्या है कि फाइंड सिंगुलर मैट्रिसेस, सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब ए और बी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इस केस में ए और बी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब 2 सिंगुलर मैट्रिक्स को ऐड करें तो क्या वो इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा, यहाँ शो करना है, सच दैट ए प्लस बी इज इन्वर्टिबल। देखो, मुझे पता है ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो इन्वर्टिबल होता है, राइट। तो अगर मैं 2 मैट्रिक्स को ऐसा ले लूँ जो सिंगुलर हो, तो एक मैट्रिक्स हम ये ले सकते हैं ना, 1 0 0 0, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड रो इसका 0 है। तो और प्लस एक मैट्रिक्स ये ले सकते हैं 0 0 0 1, ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है। इन दोनों का सम क्या होगा, यही होगा ना, और ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 2 मैट्रिसेस जो कि नॉन इन्वर्टिबल है तो क्या उनका सम जो होगा वो भी नॉन इन्वर्टिबल होगा। स्टेटमेंट 1 दे देगा इस तरह से, स्टेटमेंट 1, सो इफ़ A and B is invertible, then A plus B is also invertible always. Statement 2, if A and B is not invertible, or you can say if A and B is singular matrices are singular matrices, then A plus B is singular always। 2 स्टेटमेंट दे दिया, बताओ मुझे आप, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे आप देखो, ये क्या है, सिंगुलर है, और ये भी क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, नॉन सिंगुलर है,
नॉन सिंगुलर मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 12। इफ प्रोडक्ट C इज इक्वल टू AB, मतलब AB का प्रोडक्ट है वो C मैट्रिक्स है, इज इन्वर्टिबल, देन A itself इज इन्वर्टिबल, फाइंड द फार्मूला फॉर A इनवर्स दैट इन्वॉल्व C इनवर्स एंड B। सो ईजी है। तो करना क्या है आपको, बेसिकली यहाँ पे C इज इक्वल्स टू AB दिया हुआ है ना, तो A इनवर्स फाइंड करना, बेसिकली फाइंड द फार्मूला फॉर A इनवर्स। सो A इनवर्स फाइंड करना है तो आप क्या करो, दोनों साइड इनवर्स ले लो। सो दोनों साइड इनवर्स लेने के बाद ये जो है पीछे से खुलेगा, तो B इनवर्स A इनवर्स। बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, A इनवर्स। सो ये B से गेट रिड ऑफ होना है, तो B से गेट रिड ऑफ होना है तो आप क्या करो, B से मल्टीप्लाई कर दो इधर लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू B C इनवर्स। सो मिल गया फॉर्मूला डेट इन्वॉल्व C इनवर्स एंड B। सो C इनवर्स एंड B। 13 नंबर भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यू शुड ट्राई दिस वन विद द 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिसेस, राइट। सो यू कैन कंसीडर दिस क्वेश्चन नंबर 13 एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ओके, नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन, अब ये कुछ क्वेश्चन है दैट यू शुड कंसीडर एज योर होमवर्क प्रॉब्लम, बिकॉज क्वेश्चन मैंने देख लिया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अब आप रीड कर सकते हो एंड इनको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी रीड भी नहीं करूँगा, आप यू कैन गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं है, ऑपरेशंस को अंडू करना है और उस अंडू ऑपरेशंस को इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते हैं और उसी को लिखना है ओवरऑल। आप अगर क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड यू नीड टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, ठीक। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है और जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है ऑन द इन्वर्स मैट्रिसेस, you should be able to understand all this question and you should able to solve this question, right? Okay, now so this is question 14, 15, 16, 17 A and B. Now let me move to, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, राइट। तो कुछ एग्जांपल मैं लूँगा और बाकी अदरवाइज आपको प्रैक्टिस के लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट कि कैसे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन को अप्लाई करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, बेसिकली उस चीज़ का भी प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसको लेता हूँ। तो ऑलरेडी मुझे A और I दिया हुआ है, मुझे क्या करना है, इस A को A इन्वर्स में कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग द एलिमिनेशन। मेन गोल क्या रहेगा कि इस पार्ट को मैं आइडेंटिटी में बदलूँ, ठीक है, और इधर पार्ट जो है वो मुझे A इन्वर्स दे देगा। इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था, बस मैं अभी 1-2 एग्जांपल लूँगा, कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे, देन वी विल एंड अप विद दिस सेशन। सो दिस इज 2x2 मैट्रिक्स। द गोल इज टू मेक दीज एलिमेंट्स 0 एंड मेक दीज एज 1। तो इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहला जो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा दैट विल गो टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, और ये मल्टीप्लायर वगैरह कैसे फाइंड करना ये सब हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा अभी तक। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग, ठीक है। सो एंड दिस विल गिव मी रो 1 तो एज इट इज़ रह जाएगा। सो रो 1 विल बी रिमेन सेम, हियर आई विल हैव 0 एंड 6, 7 माइनस 6 इज़ 1 एंड 0 माइनस 2, सो हियर वी विल हैव माइनस 2 एंड 1, यहाँ पे 1 होगा। नाउ अब मुझे यहाँ पे 0 प्रोड्यूस करना है, तो मैं बैकवर्ड एलिमिनेशन करूँगा। बैकवर्ड एलिमिनेशन कहने का मतलब मैं इसको एज ए पिवट कंसीडर करूँगा और इसको मैं 0 करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, सो आई विल रो 2 में चेंजेस, रो 1 में चेंजेस करना है ना, तो यहाँ पे रो 1 लिखेंगे माइनस इसका मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 टाइम्स किसकी मदद से कर रहे हैं, तो R2 की मदद से कर रहे हैं एंड दैट विल गो टू इन R1। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद रो 1 में चेंजेज आएगा। सो R1 इज़ 1 माइनस 3 टाइम्स 0, यहाँ पे 1 ही होगा,
ठीक, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब रो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, उसको इस तरह से ही लिखते हैं। रो 1 में क्या चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 यहाँ पे 7 हो जाएगा, राइट, बिकॉज R1 इज दिस 1 माइनस 3 टाइम्स R2 इज -2, तो 3 दूना 6, 1 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 -3, तो यहाँ पे ओवरऑल -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एट द एंड ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ए आइडेंटिटी। तो गॉस एलिमिनेशन में क्या है कि अगर ये मैट्रिक्स है, अगर आप फर्दर एलिमिनेशन अप्लाई करते हो तो एट द एंड यू विल हैव ए और एंड दिस साइड ए इन्वर्स। so A inverse is 7 1 -3 -2। सो एज एक्सपेक्टेड अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से भी फाइंड करोगे इसका इन्वर्स क्या होगा, इन दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, और डिटरमिनेंट कितना होगा 7 - 6, तो 1/1 दैट इज 1। सो ये वेरीफाई करता है कि ये करेक्ट आंसर है। नाउ यू शुड ट्राई दिस एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 90 में भी आपके पास 3/3 मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसको भी आपको एलिमिनेशन मैट्रिक्स में सॉरी इसका ए इन्वर्स फाइंड करना यूजिंग द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, तो 3/3 का मैंने एग्जांपल लिया था आपको, कहाँ पे, जब मैं इसका इन्वर्स का थ्योरी पार्ट कवर कर रहा था। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बिकॉज मैंने ऑलरेडी उस टाइप का सॉल्व किया। देखो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में मैंने यहाँ 3/3 का एग्जाम्पल लिया है ना, एंड मैंने प्रोसेस दिखा दिया है किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो दैट। ठीक है, तो यू कैन कंसिडर दैट प्रॉब्लम ऑल्सो एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। नाउ ऑल दिस क्वेश्चन, ये 20, 21, 22, 23 सब में गॉस एलिमिनेशन अप्लाई करना है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, और इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, और ये भी ऑब्जर्व करना कि आप कब एलिमिनेशन फेल कर रहा है, परमानेंटली ब्रेक डाउन कब कर रहा है। ठीक है, और अगर परमानेंटली ब्रेक डाउन कर रहा है तो उस केस में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब आप सॉल्व करना एंड यू कैन कंसिडर ऑल दिस एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ये 24 में क्या है कि देखो, अगर आप ये 2/2 का मैट्रिक्स है ना, आप फर्स्ट रो क्या है, इसको पिवट ले सकते हो, फर्स्ट पोजीशन पे 0 है, नहीं ले सकते हो, तो क्या अब आप देखो एलिमिनेशन तो ब्रेक डाउन किया, परमानेंट ब्रेक डाउन है नहीं, मेरे पास अभी भी चांस है कि हम रो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यू कैन डू द रो एक्सचेंज इवेंट, राइट। तो अगर आप नीचे वाले रो को ऊपर लेते आओ और ये सेकेंड रो को यहाँ भेज दो फर्स्ट रो को, तो यू विल हैव दिस, राइट। अब आप फर्स्ट पिवट आप पिक कर सकते हो, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन का फिक्स पॉसिबल था। अब आप प्रोसीड करो फर्दर एलिमिनेशन से, तो जो भी मैट्रिक्स आएगा आपका वो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन ब्रेक डाउन किया बट उसका फिक्स अवेलेबल था। सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में भी आप रो एक्सचेंज कर सकते हो। अल्टीमेटली ये क्या है, ये कुछ नहीं है, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक तो ये ax = b और एक तो ये। ठीक है, अल्टीमेटली आप दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर रहे हो, बस यही यहाँ पे यही बात है। और जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देखा था कि रो एक्सचेंज एक वैलिड ऑपरेशन, हम लोग रो एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी वरिंग एनीथिंग। ठीक है, तो इस केस में हम लोग रो एक्सचेंज किए क्योंकि यहाँ पिवट 0 था, तो मैंने रो एक्सचेंज करके फिर फर्दर हम एलिमिनेशन से प्रोसीड करेंगे और ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये था। और एक चीज़ आप देखना कि इसमें से शायद बी का जो एक कोई है जिसमें कि हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा ना कि इफ़ दे एग्जिस्ट, तो आप एलिमिनेशन अप्लाई करोगे तो यू विल गेट टू नो। अगर आप फुल सेट ऑफ पिवट पा रहे हो, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 पिवट पा रहे हो, 3 इसमें कितना 3/3 का 3 पिवट पा रहे हो, तो डैट मीन्स कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इन्वर्स आप बता सकोगे ये क्या है इन्वर्स बाय यूजिंग द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। अगर एलिमिनेशन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है 3 पिवट, तो डैट मीन्स कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। ओके, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 25, ट्रू फॉल्स। So if A is 4/4 matrix with rows of zeros is not invertible.
तो अगर A4/4 मैट्रिक्स है तो रो 1 यहाँ पे है, रो 2 यहाँ पे है, और रो 3 मान लो यहाँ पे है, और रो 4 मान लो ये सारा 0 है, रो 4। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे पास क्या होगा कि 3 ही पिवट होंगे, क्योंकि रो 4 में मेरे पास कोई पिवट होगा ही नहीं, राइट। सो अगर पिवट लेस देन हो गया तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। इफ A इज 4/4 मैट्रिक्स और रो 0 आ गया देन इट इज नॉट इन्वर्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ लुक एट दिस सेकंड स्टेटमेंट, एवरी मैट्रिसेस विथ वंस डाउन द मेन डायगोनल इज इन्वर्टिबल, एवरी मैट्रिसेस। तो ये कैसे हम क्लेम कर सकते हैं? बोल रहा है कि अगर B में, अगर मान लो कि डायगोनल कोई भी A इसके नीचे 1 है, और ये B है इसके नीचे भी 1 है, और ये C है, तो डायगोनल एलिमेंट तो सारा हम ले लिए इसके नीचे 1, ठीक है। एवरी मैट्रिसेस विथ वंस डाउन द डायगोनल मैट्रिक्स, तो जो कंडीशन बोला था उसके अकॉर्डिंग हम ले लिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ हम 1 ले लिए, और यहाँ पे भी 1 ले लिए, यहाँ पे भी 1 ले लिए, और जो डायगोनल एलिमेंट पे बैठा हुआ था उसको भी हम क्या कर रहे हैं, 1 1 1 कंसीडर कर दे रहे हैं। यहाँ पे भी 1 ले लिया, यहाँ पे भी 1 ले लिया, यहाँ पे भी 1 ले लिया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियस ये मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सिंगुलर होगा, तो इन्वर्टिबल क्वेश्चन फॉल्स हो गया। तो काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करना है, तो काउंटर एग्जाम्पल आपने प्रोड्यूस कर दिया सेटिस्फाइंग दिस स्टेटमेंट, सो फॉल्स। सी में क्या है कि इफ़ A इज इन्वर्टिबल देन A इन्वर्स एंड A स्क्वायर इज इन्वर्टिबल। अगर A इन्वर्टिबल है तो ऑब्वियस है, अगर A इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, A इन्वर्स होगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि ये A इन्वर्स जो होगा वो भी इन्वर्टिबल, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि A इन्वर्स इन्वर्टिबल है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि A का जब A इन्वर्स इन्वर्स है तो A इन्वर्स का इन्वर्ट क्या होगा, A होगा, तो इसका जो इन्वर्स मैट्रिक्स होगा वो A होगा, तो A इन्वर्स इज इन्वर्टिबल, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब A स्क्वायर के बारे में देखना है, तो A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कि A स्क्वायर इन्वर्टिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A टाइम्स A, ठीक। अब A का इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, A इन्वर्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि A स्क्वायर भी जो होगा वो इन्वर्टिबल होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस इन्वर्स मैट्रिसेस। हम लोगों ने इस पे थ्योरी देखा, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको भी असाइन किया है, सो यू शुड गो थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम। सो लेट मी से दैट वी आर डन विद दिस चैप्टर इन्वर्स, राइट। सो अगर आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी देखोगे बाय बुक दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा 5th एडिशन, so almost you will find that I have already solved 65 to 70% of questions of the exercise problem, but अगर still आप interested हो you can solve more questions, so few question I have left, then you can go through all those, but these questions are sufficient। जितना भी मैंने डिस्कशन किया था ना थ्योरी पार्ट में, तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ ताकि आप जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना इस थ्योरी सेक्शन में, यू शुड, मतलब वो आपको सेंस बनना चाहिए थ्रू प्रॉब्लम ऑल दिस थिंग, तो इसलिए मैं वो उन सारे प्रॉब्लम्स को पिक कर रहा हूँ जो भी मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है। कोई भी चीज़ जो है उसमें कन्फ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए कि ये क्यों है, ये क्यों, ये कैसे, ठीक है। तो नाउ लेट मी टेल दिस, वी आर डन विद दिस चैप्टर इन्वर्स मैट्रिसेस। सो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस A इज इक्वल्स टू LU, डेट इज आप A को फैक्टराइज कर सकते हो लोअर ट्रायंगुलर टाइम्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में। सो वी विल स्टार्ट विद दिस, देन वी विल गो ऑन बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, राइट। तो ये दोनों चैप्टर छोटा होगा, वी विल डू सून दीज 2 चैप्टर्स, राइट, मतलब कल से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बेसिकली आप देखो तो ये दोनों हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद से वी विल बी डन विद दिस सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर में आप सब टॉपिक्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 सब टॉपिक्स थे, ठीक है। उसके बाद से फिर फर्दर इन सब चैप्टर्स में ज़्यादा सब टॉपिक्स नहीं है, सो ये सब चैप्टर्स जो होंगे जल्दी कवर हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू जितना टाइम हम लोगों ने ये सेकेंड चैप्टर में दिया, और देना भी चाहिए था क्योंकि यही बिल्डिंग ब्लॉक्स था, ठीक है। अब हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें, बट ठीक है, जैसा है हम लोग वैसे तरह से जाएंगे। So that is all about this video. Thank you.